I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is measures adopted by government to improve agricultural rural marketing in India. So let us discuss about the challenge of agricultural marketing. ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का सिर्फ यही अर्थ नहीं है कि फार्मर अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाता है और उसको वहाँ पर बेच दे। सिर्फ इसी का अर्थ एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो मीनिंग है इससे डिफरेंट है, इससे काफ़ी बड़ा है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में वो सारी प्रोसेसेस या सारी एक्टिविटी शामिल होती हैं जो फार्मर को अपने प्रोडक्ट का सही प्राइस देने में मदद करती हैं। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है। और ये एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? जैसे आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप द फार्मर हैज़ टू गैदर द प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड्स, गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद प्रोड्यूस को इकट्ठा करना और उसके बाद फिर उस प्रोड्यूस को प्रोसेस करना और प्रोसेसिंग के बाद उसकी ग्रेडिंग भी करना। उसकी क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट को ग्रेड करना, अलग अलग ग्रेड्स में उसको रखना और उसके बाद फिर ग्रेडिंग के बाद उसकी पैकिंग करना। तो पैकेजिंग जो होती है वो बायर्स के प्रेफरेंस के हिसाब से करनी होती है। और उसके बाद मान लीजिए मार्केट में ल्यूक्रेटिव प्राइसेस नहीं हैं, आकर्षक कीमतें नहीं मिल रही हैं फार्मर को, तो फिर उसको वो स्टोर करता है अपने प्रोडक्ट को, स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल। मतलब जब उस प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो उस समय उसको बेचना है। सो द पॉइंट इज स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल। और लास्ट में आता है सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन प्राइसेस आर ल्यूक्रेटिव। और प्रोडक्ट को उस समय बेचना जब प्राइसेस क्या हों? ल्यूक्रेटिव हों। ल्यूक्रेटिव का मतलब है जब आकर्षक कीमतें हों। आकर्षक का मतलब है कि जब फार्मर को प्रॉफिट मिल रहा हो, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा हो, तभी वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहेगा। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है वो एक कंप्लीट प्रोसेस है अलग अलग एक्टिविटीज़ का, जिसके थ्रू या जिनको फॉलो करके फार्मर को अपने जो प्रोडक्ट है उसकी सही कीमत मिल सके। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब समझते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की कंडीशन क्या है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती थी ये इनकी इसके ऊपर एक तरह से कंप्लीट कंट्रोल था मनी लेंडर्स का या ट्रेडर्स का या फिर कमीशन एजेंट्स का। क्योंकि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं उनको क्रेडिट नीड्स जो उनकी रहती है उसको पूरा करने के लिए फार्मर्स जो विलेज ट्रेडर्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं या मनी लेंडर्स होते हैं उनसे पैसा उधार ले लेते हैं क्रॉपिंग के टाइम पे। और वो इस तरह से कर्जे के जाल में फंस जाते हैं, कर्ज चढ़ जाता है उनके ऊपर। और कई स्थितियों में तो कर्ज इसलिए मिलता है फार्मर्स को, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको लोन इसी कंडीशन पे मिलता है कि उनको अपने प्रोडक्ट को उसी मनी लेंडर को या उस ट्रेडर को बेचना पड़ेगा। सो जैसे ही फसल पैदा होती है तो फिर फार्मर को अपने प्रोडक्ट को
उसी मनी लेंडर को या जो ट्रेडर है या कमीशन एजेंट है उसको बेचना पड़ता है ताकि वो अपना कर्जा उतार सके, जो उसने फाइनेंशियल जो एक तरह से हेल्प ली थी मनी लेंडर से, उस पैसे को वो वापस कर सके। तो फार्मर्स को जो है मजबूरी में अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचना पड़ता है, भले ही कीमतें कम क्यों ना हो। तो इस तरह से जनरली इंडिया में ये सब हुआ करता था कि जो डिस्ट्रेस सेल थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। आज भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस सेल देखने को मिलती है। डिस्ट्रेस सेल का सीधा सा मतलब है कि जब फार्मर जो है वो कंपेल्ड है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसके पास और कोई तरीका नहीं है उस कर्जे को उतारने का, उसको भले ही कम कीमत मिल रही हो अपने प्रोडक्ट की, बट ही हैज़ टू सेल द प्रोडक्ट। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो फार्मर है उसके पास जो है वो स्टोरेज की भी सुविधा नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मार्केट में उसको सही कीमतें नहीं मिल रही है फसल काटने के बाद, तो ऐसा भी नहीं है कि उसको वो फसल को लंबे टाइम तक अपने पास स्टोर करके रखे और सही समय आने पर उसको मार्केट में बेच दे। वो भी फार्मर उस स्थिति में भी नहीं होते हैं, इसलिए भी उनको अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। इंडिपेंडेंस के टाइम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जैसे मैंने कहा कि ये कंप्लीट कंट्रोल में थी मनी लेंडर्स, विलेज ट्रेडर्स या कमीशन एजेंट्स के। हालांकि अब उसमें कुछ चेंजेस आई हैं, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं जहां पर फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट की। और डिस्ट्रेस सेल को हमने डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके साथ अन्याय होता है, आज भी होता है और इंडिपेंडेंस के टाइम पे ज़्यादा होता था, क्योंकि एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग थी वो रेगुलेटेड नहीं थी। सो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो फार्मर्स का हुआ करता था। और इसके साथ ही जो एक सब्सटेंशियल लॉस भी फार्मर्स को होता था ऑन अकाउंट ऑफ अंडरवेइंग एंड कस्टमरी कमीशंस। जो कई तरह की कस्टमरी कमीशन लगा दी जाती थी सेल पे, और जो अंडरवेइंग था मतलब जो वेट्स होते थे वो कम होते थे, अंडरवेइंग हुआ करती थी, कम तोला जाता था प्रोडक्ट को। सो इस तरह से जो फार्मर्स थे उनका लॉस ज़्यादा हुआ करता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रेस सेल। लेकिन डिस्ट्रेस सेल आज भी कहीं ना कहीं है और आज भी इसका नुकसान जो है वो फार्मर्स को झेलना पड़ता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द मेजर्स adopted by Government of India to improve the agricultural marketing system in India। भारत सरकार के द्वारा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो उपाय अपनाए गए हैं उसमें सबसे पहला है रेगुलेटेड मार्केट्स। रेगुलेटेड मार्केट्स की स्थापना की गई है भारत सरकार के द्वारा, और ये मार्केट शहरों के बाहर थोड़ी दूरी पर लगभग देश भर में पाई जाती हैं। यहाँ पर फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को लाकर सही कीमतों पर बेच सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की एक सही कीमत वो ले सकते हैं। साथ ही जो रेगुलेटेड मार्केट्स होती हैं ये फार्मर्स को स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं। अगर फार्मर चाहे तो वो अपने प्रोडक्ट को वो स्टोर करके इनके पास रख सकते हैं, ताकि जब मार्केट में लिक्विडिटी प्राइसेस हों तो उस समय ये अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। और साथ ही यहाँ जो मेन चीज़ है नोट करने के लिए वो ये है कि जो रेगुलेटेड मार्केट्स होती हैं यहाँ पर जो सेल परचेज होती है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है।
और ये मॉनिटरिंग जो है वो मार्केट कमेटी के द्वारा की जाती है। मार्केट कमेटी में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कुछ सरकार की तरफ से होते हैं, कुछ फार्मर्स की तरफ से होते हैं और कुछ ट्रेडर्स की तरफ से होते हैं। तो इस तरह से जो मार्केट सिस्टम है ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनता है, और साथ ही इसमें जो मेजरमेंट के लिए प्रॉपर स्केल्स और वेट्स का यूज़ होता है, ताकि फार्मर को अपने प्रोडक्ट की एक सही कीमत जो है वो उसको मिल सके, फार्मर के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो। इसको इंश्योर किया जाता है रेगुलेटेड मार्केट्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज। तो इंडिया में इसकी तरफ भी सरकार की तरफ से ध्यान दिया गया है। गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज बनाने के लिए एक तरह से इनकरेज किया है फार्मर्स को, एंड एज मेंबर्स ऑफ दीज सोसाइटीज farmers find themselves better bargainers in the market, getting better price of their produce through collective sale। तो जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज होती हैं उसमें फार्मर्स जो हैं वो बेटर बार्गेनर्स बन जाते हैं, क्योंकि जब कलेक्टिव सेल होती है, जब सभी फार्मर्स इकट्ठे मिलके काफ़ी सारा प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं, तो उससे उनको अपने प्रोडक्ट की एक अच्छी कीमत मिल जाती है। सपोज़ कि फार्मर अकेला ही अपने प्रोडक्ट को बेचने जाएगा, थोड़ा सा प्रोडक्ट होगा उसके पास, तो वो अच्छी बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा, जिससे उसको अपने प्रोडक्ट की सही कीमत नहीं मिलती है। लेकिन जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज़ होती हैं उनके पास बहुत सारे जो मेंबर फार्मर्स होते हैं, उनको प्रोडक्ट मिलाकर काफ़ी सारा प्रोडक्ट बन जाता है, हैवी क्वांटिटीज़ बन जाती हैं, और ऐसी स्थिति में सोसाइटीज़ जो हैं अपने उस प्रोडक्ट के लिए एक फेयर प्राइस लेने में कामयाब हो जाती हैं। तो ये था रोल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज़ का। उदाहरण के लिए जैसे मिल्क कॉरपोरेशन है गुजरात में, सो उसकी वजह से एक तरह से गुजरात की इकोनॉमी में जो सोशल और इकोनॉमिक फैब्रिक है उसमें काफ़ी बदलाव आया है, और देश भर में इसकी वजह से एक तरह से वाइट रेवोल्यूशन भी जो है वो क्रिएट हुआ है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव जो मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैं उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को सही दिशा में ले जाने के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ वेयर हाउस फैसिलिटीज। सरकार वेयर हाउसेस की फैसिलिटीज फार्मर्स को प्रोवाइड करती है, जिसमें फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को स्टोर करके रख सकते हैं, और जब फार्मर्स को लगे कि उनको अपने प्रोडक्ट की एक लिक्विडिटी प्राइस मिल रही है, उस समय वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हैं, ताकि फार्मर्स जो है वो डिस्ट्रेस सेल से बच सकें और डिस्ट्रेस सेल से होने वाले नुकसान से बच सकें। सो इंडिया में जो सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस हैं, ये एक तरह का प्रिंसिपल एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो सरकार की तरफ से वेयर हाउसेस फैसिलिटीज़ को फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन। So in India, railways are offering subsidized transportation facilities to the farmers to bring their produce to the urban markets where they get the better price। तो subsidized transportation को भी सरकार के द्वारा अरेंज किया जाता है, जैसे भारत सरकार के द्वारा जो सरकारी संस्थान हैं
उनके माध्यम से ये सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन दिया जाता है फार्मर्स को। फॉर एग्जांपल, जो इंडियन रेलवे है वो फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस को, अपने प्रोडक्ट को जो दूर पार की शहरी क्षेत्रों में स्थित मंडियां हैं वहां तक लाने के लिए सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती हैं। मतलब सस्ती दरों पर किराया जो है वो लिया जाता है फार्मर से, ताकि अपने प्रोडक्ट को फार्मर्स मार्केट तक पहुंचा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसेमिनेशन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट इंफॉर्मेशन को फार्मर्स तक इमीडिएटली पहुंचाना, खास करके प्राइस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी फार्मर्स को प्रोवाइड करना इमीडिएटली, ताकि फार्मर ये डिसाइड करे कि उसको अपना जो प्रोडक्ट है वो कितनी कीमत पे बेचना है और कब बेचना है। ये डिसीजन मेकिंग फार्मर तभी सही तरीके से कर सकता है अगर उसके पास जो मार्केट प्राइसेस हैं उसकी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो। और इस काम को करने के लिए सरकार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का सहारा लेती है। उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो इन्फॉर्मेशन को जो है लगातार मीडिया में जारी करते रहें प्राइस से रिलेटेड, कि कौन सी मंडी में कितना प्राइस मिल रहा है, कितना उसमें सुधार है, कितनी कमी है। तो इस तरह की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जब फार्मर्स तक पहुंचती है तो उससे फार्मर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को सही रेट पर बेच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार की तरफ से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल क्रॉप के बोने से पहले ही डिसाइड की जाती है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो फार्मर्स को कॉन्फिडेंस देती है कि अगर मार्केट प्राइस जो है वो कम हो जाए या एमएसपी से नीचे चली जाए तो एटलीस्ट सरकार जो है उनके प्रोडक्ट को उस प्राइस पे परचेज करेगी, और इससे जो है जो फार्मर्स को होने वाला लॉस है उससे भी फार्मर्स बच सकते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर जो फार्म प्रोडक्ट है उसको सरकार खरीदती है, और उससे फार्मर्स को जो लॉस हो सकता था उससे बचाया जा सकता है फार्मर्स को। और फिर इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बेस पर जो सरकार के द्वारा परचेजेस की जाती हैं उससे एक बफर स्टॉक भी सरकार क्रिएट करती है, और बफर स्टॉक को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाता है। सो इस तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर जो है सरकार फार्मर्स के हितों की रक्षा करती है। सो हालांकि सरकार के द्वारा किए गए जो एफर्ट्स हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन अभी भी जो स्मॉल फार्मर्स हैं या मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको अभी भी डिस्ट्रेस सेल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं अभी भी क्रेडिट के लिए जो है उधार लेने के लिए वो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज हैं उन पर ही डिपेंड है। उनको अभी भी मनी लेंडर से, विलेज ट्रेडर से या लैंडलॉर्ड से पैसा लेना पड़ता है। सो और उस कर्जे को चुकाने के लिए फिर उनको अपने प्रोडक्ट को इमीडिएटली जो है वो बेचना पड़ता है। हार्वेस्टिंग, क्रॉप की कटिंग के बाद जो है उसको बेचना पड़ता है मजबूरी में, भले उसको जितनी मर्जी कम कीमत मिल रही हो। प्राइसेस आर लेस, प्राइसेस आर ऑफर्ड लेस यूजुअली इन द डिस्ट्रेस सेल, तो उससे फार्मर्स का लॉस होता है। और ये बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर है कि अभी भी इंडिया में जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होती है
उसका 90% जो शेयर है वो प्राइवेट ट्रेडर्स के द्वारा ही किया जाता है, और सिर्फ 10% जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होती है उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको हैंडल करती है। सो इट इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.